ये क्षेत्र जो है, ये पर्यावरण की दृष्टि से, जैव विविधता की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि नंधौर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बन रही है, नेशनल पार्क जो बन गया है, वो एक तरह से कॉरिडोर है, जो नेपाल से, वेस्टर्न नेपाल में जो शुक्ल फाटा नेशनल पार्क है, या वहाँ उसको कहते हैं फाटा निकुंज। तो शुक्ल फाटा निकुंज जो है और हमारे जिम कॉर्बेट के बीच में जो कॉरिडोर है एनिमल्स का, विशेष रूप से एलिफेंट का और टाइगर का, उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आदान प्रदान होता है और साथ ही साथ जानवरों का या एनिमल मूवमेंट जो है वो आपके पीलीभीत को भी होता है। तो इसको, जो एक कॉरिडोर है, मैं इसको इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ क्योंकि ये नेपाल और हमारे भारत के जो हमारे संबंध हैं, उन संबंधों को प्रगाढ़ करता है। नॉर्मली हम बात करते हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की, कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हमारे लोग नेपाल को जाते हैं और नेपाल से हमारे वहाँ पिथौरागढ़ आते हैं, कैलाश मानसरोवर की, आदि कैलाश की यात्रा करते हैं और उधर हम मुस्टांग में जाते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारे जानवरों के बीच में भी आदान प्रदान होता है। तो ये जो कॉरिडोर है, ये मनुष्यों के अलावा जानवरों के बीच में जो एक तरह से आदान प्रदान हो रहा है, एक मूवमेंट हो रहा है, उसको ये प्रतिबिंबित करता है, उसको ये परिलक्षित करता है। ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ आध्यात्मिक दृष्टि से और वानिकी के इतिहास की दृष्टि से भी ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पहले मैं आता हूँ वानिकी के इतिहास में। ये जो हमारा पूरा क्षेत्र है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में जो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है नंधौर का, तो ये हमारा, आप ये कह सकते हैं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, हम जिस संस्कृति को अरण्य संस्कृति कहते हैं, या जो हमारी गंगा यमुना की संस्कृति है, उस संस्कृति का ये उद्गम स्थल भी है। तो उस समय यहाँ कई ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी, जैसे गर्ग ऋषि हैं, आपके कर्णव ऋषि हैं, कई ऋषि हैं जिन्होंने उत्तराखंड में तपस्या की थी। उनके यहाँ पर आश्रम भी थे और उन आश्रमों के साथ साथ जो हमारी गंगा यमुना की संस्कृति है, उस संस्कृति का उन्होंने प्रसार किया। और उसी गंगा यमुना की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण प्रतीक, एक महत्वपूर्ण बिंब जो है, वो हमारे आपके नंधौर घाटी है। तो नंधौर घाटी में दो ऐसे स्थल हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी और जो समसामयिक रूप से हमारे अरण्य संस्कृति को प्रभावित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। हमारी जो अरण्य संस्कृति थी, उस संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये था कि उस समय के लोग जो थे, वे जानते थे कि ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ और प्लांट लाइफ, ये तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर इसमें कहीं पर भी एक चेन में कहीं पर भी कोई एक लिंक टूटता है, तो बाकी दो लिंक्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दिस वाज द बेसिक एसेंस ऑफ फॉरेस्ट कल्चर, दैट ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ एंड प्लांट लाइफ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। अब हमारे जो यहाँ के दो आध्यात्मिक स्थल हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारी अरण्य संस्कृति, हमारी वाइल्ड लाइफ और हमारी बायोडाइवर्सिटी को परिलक्षित करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें से पहला आता है आपके लोखाम और हरीश ताल। ये दो ताल हैं जो आपके ओखलकांडा ब्लॉक में आते हैं, और पटलोट नामक स्थान से हरीश ताल जो है वो 22 किलोमीटर पे है, और हरीश ताल के आगे आपके लोखाम ताल है। और लोखाम ताल के ऊपर एक चोटी है करीब 6 किलोमीटर ऊपर, जिसको लोकचूली कहते हैं। तो लोखाम जो देवता हैं, उनकी जो पूजा होती है तो साल भर होती है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पूजा होती है वो होती है वैशाख पूर्णिमा के दिन। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन लोग आते हैं, वो स्नान करते हैं लोखाम में, ताल में, और सरोवर में स्नान करने के बाद वो लोकचूली जाते हैं। और लोकचूली में ये मान्यता है कि ये आपके नृसिंह भगवान, जो विष्णु भगवान का अवतार थे, उनकी ये पूजा की जाती है। तो ये स्थल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये जिन गांव वालों के ये इष्ट देवता हैं, आपके परगाई और मटियाली, ये दो जो जातियां हैं यहाँ पर महत्वपूर्ण, इनके इष्ट देवता हैं। और ये दोनों जातियाँ जो हैं, इनका माइग्रेशन हुआ है वेस्टर्न नेपाल से, आपके डोटी से। डोटी में मटियाल एक जगह है, वहाँ से ये लोग आए हैं, मान्यता ये है। तो खैर, ये इस बात का भी द्योतक है कि हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में, और विशेष रूप से उत्तराखंड या कुमाऊँ और नेपाल के बीच में क्या रिलेशनशिप थी। तो ये जो लोखाम का, ताल का
और जो मंदिर है उसकी पूजा जो है वो संपूर्ण उत्तराखंड में की जाती है, और बाहर से भी जो उत्तराखंडी जो बाहर में बस गए हैं वो भी वैशाख पूर्णिमा में यहाँ पूजा के अवसर पर आते हैं, और एक बहुत बड़े मेले का यहाँ पर आयोजन होता है। और इसके साथ ही साथ ये जो लुकाम ताल और हरीश ताल है, यहाँ पर अगर आप जाएँ, बायोडायवर्सिटी तो यहाँ पर रिच है। यहाँ पर आपको बर्ड लाइफ भी बहुत ज़्यादा मिलेगी, और मेरा मानना है कि अगर इसको डेवलप किया जाए तो इसे एक बर्ड वॉचिंग सेंटर के रूप में भी इसे डेवलप किया जा सकता है। दूसरा स्थल जो बड़ा महत्वपूर्ण है, ये जगह जहाँ पर ये धनुष बाण, तीर आदि, ब्यानधुरा जिसको कहते हैं, ब्यानधुरा जो है, ब्यानधुरा भी आपके नंदौर के कैचमेंट एरिया में, जिस तरह से कैचमेंट एरिया में आपके हरीशताल और लोखाम ताल है, उसी तरह से कैचमेंट एरिया में आपके ब्यानधुरा भी है। ब्यानधुरा में जो मंदिर है, इसे आप मंदिर तो नहीं कह सकते, ओपन में ईश्वर की शक्ति को जो है आप ये कह सकते हैं स्थापित किया गया है। तो वो जो स्थान है, जिस स्थान पर ये किया गया है और जहाँ पर तीर, धनुष आदि रखे गए हैं, वो स्थान जो है वो तो आता है जोलासाल रेंज में, और उससे जो लगा हुआ रिज है, जो जिसको हम ये कह सकते हैं धार कह सकते हैं हिंदी में, तो जो धार है वो चंपावत का जो रेंज है, दोगाड़ी रेंज में है। तो ये जो है ब्यानधुरा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जहाँ पर ये जो अस्त्र रखे गए हैं, अस्त्र शस्त्र, जैसे वहाँ पर धनुष है, आपके बाण हैं, आपकी तलवारें हैं, ये जो है मान्यता ये है कि महाभारत युद्ध के बाद यहाँ पर जो पांडव लोग हैं उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र यहाँ पर आके रखे थे। और आज भी ये मान्यता है, जो कि वहाँ की लोक गाथाओं में बहुत प्रचलित है, कि यहाँ पर 2 वीर जो थे, उन वीरों की वजह से ये स्थान प्रचलित रहा, और वो 2 वीर हैं युधिष्ठिर और अर्जुन। तो स्थानीय भाषा में उनको व्यूना और त्यूना कहते हैं। तो त्यूना जो हैं वो अर्जुन के अवतार माने जाते हैं, और व्यूना जो हैं वो युधिष्ठिर के अवतार माने जाते हैं। और युधिष्ठिर के अवतार के साथ ही साथ यहाँ पर एड़ी देवता जो है उनकी पूजा की जाती है। एड़ी देवता जो हैं उनका आप देखेंगे जितने भी उनके कुमाऊं या गढ़वाल में मंदिर हैं, वहाँ मंदिर में कोई आप ये नहीं कह सकते कि कोई इमारत है, ओपन में खुले आसमान के नीचे उनकी मूर्ति सी रख दी जाती है। तो ब्यानधुरा जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट स्थान है और बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ब्यानधुरा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एड़ी देवता जो है वो वन के देवता हैं, पशु पक्षियों के देवता हैं, और इसके साथ ही साथ वो कृषि के देवता भी हैं। तो एड़ी देवता के बारे में ये माना जाता है, जैसे आपने सुना होगा कि अमेरिकन्स कहते हैं आजकल बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। उनका मानना है कि अपने इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो है आपने घटाने चाहिए। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब है द अमाउंट ऑफ प्रोडक्टिव लैंड विच एन इंडिविजुअल रिक्वायर्स फॉर हिज सस्टेनेंस। तो ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात एड़ी की आराधना में, एड़ी जी की उपासना में ये इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की बात आती है। तो पुजारी लोग जो हैं वो ये बताते हैं कि जब एड़ी देवता का जागर लगाया जाता है, तो जागर के बीच में एड़ी देवता 2-3 बातें कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहते हैं कि आपकी जो नीड्स हैं उतना ही आपने प्राकृतिक स्रोतों का दोहन करना चाहिए, जितना कि आपकी आवश्यकताएं हैं। अगर आप अपनी आवश्यकताओं से अधिक प्राकृतिक स्रोतों का दोहन करेंगे तो आपको इसके जो बुरे परिणाम हैं वो बुरे परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो जो जागर लगाते हैं, जो जागर के डंगरिया लोग हैं, वो कहते हैं कि एड़ी देवता का मानना ये है कि अगर आपने ज़्यादा दोहन किया प्राकृतिक स्रोतों का तो इसका प्रभाव आपको देखने में मिलेगा, इसके संकेत मिलेंगे, और इसके संकेत मिलेंगे प्रकृति के विघटन से। जैसे जो डिज़ास्टर्स आते हैं, लैंडस्लाइड्स हैं, फ्लड्स हैं, ये सब जो हैं ये प्राइमरी इंडिकेशंस हैं कि आप प्रकृति का दोहन गलत तरीके से कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से आप दोहन करते जाएंगे तो एक समय ये आएगा कि ये सब जितने भी प्राकृतिक स्रोत जो हैं ये समाप्त हो जाएंगे और पृथ्वी जो है वो समाप्त हो जाएगी। तो प्राकृतिक दोहनों का उचित ढंग से to exploit natural resources in a prudent manner, this is the basic essence or the basic teaching of एड़ी देवता। तो एड़ी देवता जो है वो प्रकृति के भी देवता हैं,
और ये माना जाता है कि जहाँ-जहाँ एड़ी देवता के मंदिर हैं, तो पूरा जो क्षेत्र है, वो एड़ी देवता के राज्य के अंतर्गत आ जाता है या उनके प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है। और एड़ी देवता जो हैं, वो हर रात उस क्षेत्र की यात्रा करते हैं, अपने घोड़े में बैठ के जाते हैं और ये देखते हैं कि कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ तो नहीं हो रही है और उस क्षेत्र की प्रकृति का वो सुरक्षा भी करते हैं। तो एड़ी देवता जो हैं, हमारे नंधौर सेंचुरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है, एड़ी देवता और ब्यानधुरा का क्षेत्र। ब्यानधुरा का में जो एड़ी देवता का मंदिर है, मंदिर तो नहीं, जो थान बोलते हैं उसको, थान के मतलब है उनका स्थान, थान स्थानीय भाषा में कहा जाता है। तो एड़ी देवता का जो थान है खुले आसमान के नीचे, उसके अगल बगल प्राचीन समय से, अब आज वो प्रैक्टिस तो ख़त्म हो गई है, मतलब ख़त्म तो नहीं हो गई है, पहले से लोग जो हैं वो एड़ी देवता को तीर कमान ये तो चढ़ाते ही थे, क्योंकि वो अर्जुन के अवतार थे और अर्जुन का निशाना अचूक था, तो एड़ी देवता का निशाना भी अचूक है। लेकिन इसके साथ ही साथ वो वहाँ पर पवित्र वनों की भी स्थापना करते थे। पवित्र वनों की स्थापना मतलब सेक्रेड ग्रोव्स की स्थापना। तो सेक्रेड ग्रोव्स जो हैं वो भी आपके एड़ी देवता के मंदिरों के आसपास मिलेंगे। गांव वाले जो हैं, जैसे कई गांव वाले हैं, वो तीर कमान नहीं चढ़ा सकते हैं उनको भक्ति में, तो ये कहते हैं अच्छा एड़ी देवता जी, मैं एक वृक्ष चढ़ाता हूँ आपको, तो एक वृक्ष वो लगा लेते हैं आसपास। तो इस तरह से धीरे धीरे जब लोगों के वृक्ष काफ़ी अधिक वृक्ष होने लगते हैं, तो वो आप कह सकते हैं उससे वो एक सेक्रेड ग्रोव हो जाता है। और इसी क्षेत्र में, जो कि आप ये कह सकते हैं प्रतिनिधित्व क्षेत्र है, रिप्रेजेंटेटिव एरिया है ऑफ द होल उत्तराखंड इकोसिस्टम, उसमें एक बड़ी विशेषता ये है जिसके बारे में लिखा नहीं गया अधिकतर, कि उत्तराखंड में एक बड़े महत्वपूर्ण तरह के वन होते थे जिनको कहते थे नक्षत्र वन। जैसे 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्र वन जो हैं वो हर नक्षत्र के नाम से एक वृक्ष जो है वो लगाया जाता था। इसी तरह से नवग्रह वन भी होते थे, जैसे 9 राशियाँ हैं तो या 9 प्लैनेट्स हैं, तो उनके हिसाब से भी वन जो है वो लगाए जाते थे, सेक्रेड ग्रोव्स। और एक अब ये जो मैती आंदोलन चला है यहाँ पर, ये मैती आंदोलन भी आज का नहीं है, मैती आंदोलन भी बहुत पुराना है। जब यहाँ पर अरण्य संस्कृति थी, तो जब विवाह होते थे, तो विवाह के दौरान भी सास ससुर समधी ये और लड़का लड़की जिनका विवाह हो रहा, ये लोग भी वृक्ष लगाया करते थे। या कभी भी जब कोई खुशी का मौका आता था, जैसे हरेला है, हरेले में वृक्ष लगाए जाते थे। तो ये सेक्रेड ग्रोव्स, वृक्ष लगाना, ये हमारी पुरानी अरण्य संस्कृति का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है। और ये जो है हमारा आपके जो ये हमारी नंदौर सेंचुरी, इस क्षेत्र में अगर आप चारों तरफ देखिए, तो इस क्षेत्र के लोग बहुत अच्छा वानिकी का उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि हल्द्वानी फॉरेस्ट डिवीज़न करने जा रहा है अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से।